नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। भाजपा हाईकमान में लगातार मंथन का दौर जारी है। मंगलवार को दिन भर उत्तराखंड को लेकर चला बैठक चली और मुलाकातों का दौर भी देखने को मिला। अनिल बलूनी के साथ धामी ने कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक अभी दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन तस्वीर कुछ भी साफ नहीं हो पा रही है। बताया ये भी जा रहा है पुष्कर सिंह धामी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं और सीएम का चेहरा अगला कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी है। वहीं इस बैठक को लेकर जब पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पुष्कर जी, अभी बैठकों का दौर और चलेगा या आप वापस लौट रहे हैं उत्तराखंड? नहीं, बैठक हो गई यार। तो आज रात वापसी है? हाँ। तो क्या निकला पुष्कर जी, इतनी बड़ी मीटिंग? नहीं, वो सामान्य बैठक थी। क्या किस तरह की बैठक कब है? नहीं, वो संगठन की जो हमारी रूटीन बैठक होती है वही बैठक। अरे मुकेश भाई, अरे जरूर है यार। तो जहां एक तरफ भाजपा हाईकमान के सामने पुष्कर धामी के चुनाव हारने से सीएम फेस के लिए मुश्किल हो रही है, तो वहीं दिन पर दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा में दावेदारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड का कौन कौन नेता इस समय दिल्ली में मौजूद है जो कि सीएम बनना चाहता है। ये देखिए, मदन कौशिक जो कि इस रेस में हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में, उनका नाम भी सामने आ रहा है। अजय भट्ट केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि सांसद हैं, वो भी इस रेस में हैं। इसके अलावा तीरथ रावत, अजय टम्टा, ये तमाम बड़े चेहरे, बड़े नाम जो कि इस वक्त बताया जा रहा है कि दिल्ली में इनका आना जाना लगा हुआ है। उत्तराखंड की कमान किस नेता को सौंपी जाएगी? देवभूमि का मुखिया आखिरकार कौन होगा? ये सवाल पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में उठ रहा है। पहाड़ के मुखिया को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है। रेस में कई नाम शामिल है, इसलिए हाईकमान नेताओं की राय जान रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल पुष्कर सिंह धामी को लेकर है। क्या हाईकमान धामी को फिर से सूबे की कमान सौंप सकता है? इस पर एबीपी गंगा ने भाजपा नेताओं की राय जानी। दबी जुबान में ही सही, मगर नेताओं के बयान काफी कुछ कह रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि पुष्कर सिंह धामी जी अपनी सीट से हारेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भावना कि उनको फिर से एक अवसर मिला, यह भी व्यक्त करना, एक विधायक होने के नाते यह भी भावना उनसे व्यक्त करी, क्योंकि 47 सीटें उनके ही मार्गदर्शन में आई हैं, मेरे मार्गदर्शन में नहीं है। हमने तो काम किया है। विधायक दल के नेता के चयन का सवाल है। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के परामर्श से, हमारी स्टेट के लीडरशिप के परामर्श से, राष्ट्रीय नेताएं अपने आपस में जिसे कहना चाहिए तमाम सारे प्रॉस एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करके उसके बारे में जो निर्णय लेगा, तो पार्टी का जो निर्णय होगा वही भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक उसे सिरोधार्य करेगा। ये विधायक से पहले सब लोग कार्यकर्ता, निश्चित तौर पे विधायक और कार्यकर्ताओं में से ही मुख्यमंत्री बनेगा। निश्चित तौर पर पार्लियामेंट्री जो तय करेगी वो सबके सामने है। भाजपा के विधायक एक तरफ धामी को सूबे की कमान सौंपने के पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो वहीं वो आखिरी फैसला हाईकमान पर भी छोड़ रहे हैं। इससे साफ है, हाईकमान धामी की दावेदारी को भी आसानी से नकार नहीं रहा है। मगर सांसदों की क्या राय है, जरा ये भी देख लीजिए। परंपरा है और जो शुरू से ही कि जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तो केंद्र से पर्यवेक्षक जाते हैं और विधायकों की राय लेते हैं और फिर
नेता का चयन करते हैं। जो विधानमंडल दल के नेता के रूप में चयन होता है मुख्यमंत्री होता है। कई लोग कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को एक मौका और मिलना चाहिए, आप क्या कहें? कहा ना कि ये ऊपर का है और हमारा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को इस पे निर्णय लेना है, इस पे हमारा कोई निर्णय, लेकिन हम केवल एक शिष्टाचार में बधाई देने गए थे। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। क्या कहा जाए कि वजह क्या है इतने बड़े चेहरे को पर्यवेक्षक के रूप में भेजना? क्या जनता का इतना बड़ा माइंडेड मिलने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई, इसलिए सरकार बेहतर बने, ये पर्यवेक्षक नियुक्त की? हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं जी, और अपने आप को कार्यकर्ता मानकर पार्टी का काम करते हैं। सीएम के नाम को लेकर दिल्ली में हाईकमान पिछले कई दिनों से मंथन कर रहा है। सीएम की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं, मगर आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए अभी कुछ रोज और इंतजार करना होगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी और बलराम पांडे के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे, सीएम के नाम पर मंथन के बीच विधायकों की दिल्ली दौड़ देखने को मिल रही है। मंत्री पद के लिए विधायकों की दिल्ली दौड़ शुरू हो चुकी है। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे हो सकते हैं शामिल, इस बात की जानकारी है, इनपुट है हमारे पास। ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल दिल्ली में डटे हुए हैं। विनोद चमोली, प्रमोद नैनवाल, मुन्ना सिंह चौहान दिल्ली में मौजूद हैं। तो तमाम ये बड़े नेता जो कि दिल्ली में डटे हुए हैं, और एक तरफ सीएम फेस को लेकर चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ मंत्री पद के लिए भी अब विधायकों की दिल्ली दौड़ शुरू हो चुकी है। कौन कौन मौजूद है उसकी जानकारी भी हम लगातार आपको दे रहे हैं। विनोद चमोली हैं, प्रमोद नैनवाल हैं, मुन्ना सिंह चौहान दिल्ली में मौजूद हैं। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद देहरादून से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, वहीं अविनाश दिल्ली से भी जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर, सीएम फेस को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि मंथन हो रहा है, तस्वीर कुछ साफ नहीं हो पा रही है। सबसे पहले तो अपडेट कीजिएगा कि उत्तराखंड के कौन कौन से नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो तमाम सारे नेता जिनका आप नाम ले रहे थे, उनमें से कई सारे नेताओं ने आज सुबह देहरादून के लिए वापसी कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वापस जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान वापस जा रहे हैं। और अभी अगर बात करें तो विधानसभा स्पीकर रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल, वो भी वापस जाने के लिए निकल रहे हैं। देखिए, मैं उत्तराखंड सदन में मौजूद हूँ। मुख्यमंत्री भी यहाँ से 10:30 बजे निकलेंगे। उनकी तमाम सारी जो फ्लीट है वो यहाँ पे लग चुकी है। 10:30 बजे वो यहाँ से निकल के सीधे देहरादून जाएंगे। तो जो जिसको भी अपनी बात कहनी थी वो दिल्ली आकर अपनी बात रख चुका है, अपनी बात कह चुका है। और अगर अभी बात करें तो लगातार जितने नेता हैं अब वो दिल्ली से देहरादून की ओर वापस जा रहे हैं, क्योंकि सबको पार्टी आलाकमान ने यह कह दिया है कि सभी लोग देहरादून पहुंचे। उनकी बात पार्टी आलाकमान ने सुननी है, हाईकमान ने सुन ली है। जो भी निर्णय होगा कि वो देहरादून में जब पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, तभी वहां पे कोई निर्णय होगा। अभी सब लोग यहां से जाएं तो ये कह दिया गया है। और इसी के बाद अगर बात करें तो सब लोग यहां से अब एक एक करके निकल रहे हैं। अभी अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक यहां से निकल चुके हैं। विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान यहां से निकल चुके हैं। उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद थी, देहरादून के जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, तो वो भी यहां से निकल चुके हैं। तो अब सब लोग एक एक करके यहां से निकल रहे हैं और इंतजार हो रहा है कि जब पर्यवेक्षक देहरादून में पहुंचेंगे तो उसी के बाद कोई निर्णय होगा। हालांकि अभी पार्टी आलाकमान ने किसी भी तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, क्या पुष्कर सिंह धामी को बनाया जाए या फिर कोई अन्य नाम हो या कोई अन्य नया चेहरा हो। तो अभी किसी तरीके से कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सब लोग अपनी तरीके से दिल्ली आकर अपनी बात रख दिए हैं आलाकमान के सामने। और कल मुख्यमंत्री ने भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और वहां पर अपनी बात रख दी थी कि वो किस तरीके से खटीमा में चुनाव हारे हैं, किस तरीके से बीजेपी को वहां पे बड़ी विजय मिली है। और उन्होंने अपनी बात में ये भी साथ में जोड़ा था कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि पार्टी कलेक्टिव तौर पर फैसला लेगी और जल्दी जो फैसला होगा वो राज्य की बेहतरी के लिए होगा। तो किसी तरीके से कुछ चीजें अभी यहाँ पे केंद्रीय आलाकमान ने नहीं तय की है, लेकिन यह है कि आज इस तरीके से उत्तर प्रदेश की बड़ी बैठक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को लेकर के फिर आज देर शाम प्रधानमंत्री के आवास में बैठक हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार सरकार के गठन को लेकर के सीएम आवास में बैठक हो रही है। बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि शाम को भी एक बैठक बुलाई जा सकती है पीएम आवास पर। विनोद का मैं रुख करूंगी देहरादून से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, देखिए, दिल्ली में तो हलचल काफी तेज है और तमाम जो उत्तराखंड के नेता हैं अब वो
देहरादून का भी रुख करने लगे हैं। तो ऐसे में देहरादून की क्या तस्वीर है? क्या वहां पर कोई बैठक हो सकती है? कुछ तस्वीर बन सकती है आगे के लिए सीएम फेस को लेकर, मंत्रियों को लेकर? जया, देखिए अभी इंतजार सिर्फ इस बात का है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा। हालांकि जिस तरह से तमाम भाजपा का नेता दिल्ली में डटे हुए थे, उनकी वापसी देहरादून के लिए हो चुकी थी, लेकिन अभी जिस तरह से कल पूरा दौर पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में बैठकों का रहा है और पूरा दिन राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी के आवास पर नेताओं का जमघट रहा, सियासी अड्डा और केंद्र अनिल बलूनी का आवास बना रहा और बैठकों का दौर जारी है। हालांकि साफ संकेत ये है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर अधिकांश फाइनल हो चुका होगा, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में बातचीत हुई है। अनिल बलूनी उस बैठक में मौजूद थे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस बैठक में मौजूद थे और तमाम जितने भी पार्टी के नेता हैं उस बैठक में शामिल थे। अब 2 से 3 दिन का इंतजार जया करना होगा। आखिरकार 19 तारीख को यानी 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक होनी है। दोनों पर्यवेक्षक इस बैठक में से ठीक पहले उत्तराखंड पहुंच जाएंगे और पार्टी के तमाम विधायकों के साथ बातचीत करेंगे और सब कुछ दिल्ली से तय होना है, चाहे मुख्यमंत्री का चयन हो या फिर मंत्रिमंडल में पद पाने की बातचीत हो, या उसको लेकर भी विधायकों का जो रुख था वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। तमाम पार्टी के विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली से कुछ लोग वापसी कर रहे हैं, तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री का चयन अधिकांश हो चुका है। 2 से 3 दिनों के बाद में विधानमंडल दल की बैठक के दौरान नाम फाइनल हो जाएगा। और अगर बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जो लंबी फहरिस्त है, चाहे धन सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो, मदन कौशिक हो, रितु खंडूरी हो, और उसके साथ साथ में एक मांग ये भी है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसी भी बात सामने आ रही है, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सीट छोड़ने का ऐलान पुष्कर सिंह धामी के लिए कर दिया है और उसके हो जाएगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और देहरादून से आपको एक बड़ी खबर दे दें। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद होगा विधानसभा का बजट सत्र और 20 या 21 मार्च को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। 24 मार्च से शुरू हो सकता है नई सरकार का पहला बजट सत्र। विधानसभा सचिवालय और वित्त विभाग ने सत्र को लेकर तैयारी अब तेज कर दी है और माना जा रहा है कि 20 या 21 में शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, नई सरकार का गठन हो जाएगा और विधानसभा सचिवालय और वित्त विभाग ने सत्र को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उसके बाद बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। तो ऐसे में उससे पहले सरकार का गठन काफी अहम होगा। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद विधानसभा का बजट सत्र होगा। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस में हार के बाद तकरार शुरू हो चुकी है और गणेश गोदियाल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय हाईकमान के निर्देश के बाद इस्तीफा दे दिया गया और अब कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है कि आखिर अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हरीश धामी ने भी नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदारी दी है। धारचूला से विधायक हैं हरीश धामी और नेता प्रतिपक्ष के लिए वो दावेदार माने जा रहे हैं। जिस तरीके से करारी हार कांग्रेस की हुई है, उसके बाद कल सोनिया गांधी ने बैठक की, बैठक के बाद जिम्मेदारी तय की गई और ऐसे में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया गया है। गणेश गोदियाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन अब अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसके लिए मंथन शुरू हो चुका है। दावेदारों की लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। हरीश धामी का नाम आ रहा है नेता प्रतिपक्ष के लिए कि वो दावेदार हैं। धारचूला से विधायक भी हैं हरीश धामी और ऐसे में अगला नंबर उनका हो सकता है, अगली जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। एक तरफ कांग्रेस आला कमान उत्तराखंड में मिली करारी हार पर समीक्षा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड कांग्रेस में अलग ही रार देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के बयान पर अब हरीश रावत ने पलटवार किया, बड़ा बयान दे दिया और कहा कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के साथ ही कलह की कहानी भी शुरू हो गई थी। जो नेता कल तक कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, वो एक दूसरे पर ही हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रंजीत रावत ने आरोप जड़ दिया है कि हरीश रावत ने पैसे लेकर टिकट बांटे थे। हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा।
और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से, पहले लोग समझते नहीं थे। टिकट भेजे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है, जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों, सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के भीतर कलह की ये कहानी कोई नई नहीं है। इस तकरार को चुनाव हारने के बाद सामने आने वाला सच भी कह सकते हैं। रंजीत रावत के आरोप पर हरीश रावत ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ये सच साबित होगा तो उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया जाए। जिस समय मैं कहता था मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, उस समय कहते थे सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जब मैं हार को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो है हार का पूरा दायित्व मेरे ऊपर है, तो वो कह रहे हरीश रावत ने तो भेज दिया, बर्बाद कर दिया। तो भैया ये अचानक कहाँ गायब हो जा रही हैं सब चीज़ें। जो है एक त्याग की अपेक्षा अकेले एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों से, एक ग्रुप से नहीं की जा सकती। जिस कांग्रेस को बहुमत की उम्मीद थी, वो 20 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकी और अब पार्टी के भीतर कलह का जो तूफान शांत था, वो फिर से हिलोने मारने लगा है। हालांकि गणेश गोडियाल और हरीश रावत ने हार की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अंदर खाने जो बवाल मचा है, वो पार्टी को फिर परेशानी में डालने वाला है। आरोप पर आरोप सामने आ रहे हैं और पार्टी के शीर्ष नेता नसीहत देने में जुटे हैं। 2014 के बाद से उत्तराखंड में कांग्रेस कमजोर होती गई। इस कमजोरी के साथ ही पार्टी में कलह भी तेज हुई और अब इस कलह का अगला अध्याय भी दिखाई देने लगा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।